Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Now, let's today's work. Chapter 3 History, Ruling with Countrysides. Yes, the company becomes the Diwan. 12 अगस्त 1765 को स्टूडेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दीवान थे वो बंगाल के अंदर आए थे. एक्चुअली इवेंट वॉज प्रोबेबली, और जो एक्चुअली इवेंट हुआ था दीवान बनाने का, ये सारा का सारा इवेंट हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टेंट के अंदर, जहाँ पर विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज अ विटनेस. बट द पेंटिंग अबाउ, ऊपर जो आपको पेंटिंग शो की गई है, ये उस टाइम का जो सेरेमनी हुई थी, सारा ओकेज़न हुआ था, उस टाइम की पिक्चर्स है स्टूडेंट्स. एंड नाउ एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल. अब क्योंकि कंपनी जो है वो दीवान बन चुकी थी, तो उनके जितने भी हमारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी वर्क था फाइनेंशियली, सारा का सारा अंडर इट्स कंट्रोल अब उस कंपनी के अंडर में आ चुका था. नाउ इट हैड टू थिंक द एडमिनिस्ट्रेशन. अब उन्होंने सोचा कि अब हमें, क्योंकि सारा फाइनेंशियली हमारे हाथ में है, तो उनको सारा ये एडमिनिस्ट्रेशन का, लैंड और किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है, किस तरीके से रिवेन्यू सोर्सेज हैं, ये सब उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था. दिस हैड टू बी डन इन वे दैट कुड यील्ड इनफ रिवेन्यू. वो चाहते थे कि कुछ ऐसी सेटलमेंट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जो कंपनी कलेक्ट कर सके, दैट इट कुड बाय द प्रोड्यूस, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकें जितने उनको नीड हो, और उतना ही जितना चाहें उतना खरीदें और बेचें. ओवर द ईयर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशंस. क्योंकि अब कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स को हमारे यहाँ हुए बहुत ईयर्स हो चुके थे, तो अब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगे. बीइंग एन एलियन पावर, एलियन पावर क्यों? क्योंकि वो जो थे हमारे यहाँ पर बाहर से आए हुए थे, और वो चाहते थे इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हैड पास्ट रूल्ड कंट्री साइड्स. वो हमारी कंट्री के ऊपर अब पूरी तरीके से रूल करना चाहते थे. दोज हु हैड एल्ड पावर हैड टू कंट्रोल. वो चाहते थे कि जितने भी लोकल पावर्स हैं वो सब की सब उनके अंडर में आ जाएं. बट दे हैड कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड. लेकिन उन सबको पूरी तरीके से, जो भी उनके रूलर्स थे, उनको पूरी तरीके से वो एलिमिनेट नहीं करना चाहते थे. मीन्स पावर तो उनको चाहिए थी, बट वो चाहते थे कि उस जो सीट पर है उस पर कोई और बैठा रहे, और वो सारे के सारे जो उनको रिवेन्यूज़ हैं, टैक्सेस हैं, वो कलेक्ट करके वो लोग ब्रिटिशर्स को देते रहे. नाउ रिवेन्यू फॉर द कंपनी. द कंपनी हैड बिकम दीवान. अब कंपनी जो है वो दीवान बन चुकी थी, और इस वजह से जितने भी प्राइमरली ट्रेडर्स थे वो सब उनके पास थे. इट वांटेड, वो क्या कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उनको रिवेन्यू से चाहिए थी. बट वॉज अनविलिंग सेट अप रेगुलर सिस्टम असेसमेंट एंड कलेक्शंस. एफर्ट वॉज नो इंक्रीज. अब बहुत रिवेन्यू तो लेना चाह रहे थे, लेकिन जो एफर्ट्स थे रिवेन्यू को कलेक्ट करने के, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहे थे. इट कुड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क. वो जो रिवेन्यूज़ थे कलेक्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट हो, उससे वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के कॉटन एंड सिल्क को एज अ चीप पॉसिबल, जितना सस्ते से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो सके पॉसिबली, उतना सस्ते पर वो खरीद सकें. विद द 5 years वैल्यू द गुड्स बॉट बाय द कंपनी बंगाल डबल. और 5 years के अंदर अंदर कंपनी के अंदर ये गुड्स जो थे वो खरीद कर उन्हें डबल कर लिए थे. मीन्स जब ये हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, तब वो कोई भी सामान इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे, तो उसके बदले में वो हमें इंडियंस को गोल्ड और सिल्वर उनको देना पड़ता था. बट नाउ रिवेन्यू कलेक्टेड. अब उन्होंने बंगाल से इतना ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर लिया था कि उनको ख़रीदने के लिए वो हमें पे करने लगे थे, पैसा देने लगे थे. मीन्स अब उनके पास इतना ज़्यादा मनी रिवेन्यू से उन्होंने हमसे कलेक्ट कर लिया था. सून इट वॉज वेरी क्लियर दैट बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस. और जल्दी ही ये सामने आने लगा कि इस तरीके से बंगाल की कंपनी जो है बहुत ज़्यादा उसमें क्राइसिस आने लगे थे. आर्टिस्टन वर डिस्क्रेजिंग विलेज. जो आर्टिस्ट वगैरह थे वो विलेज छोड़कर जाने लगे थे. एंड गुड्स ऑफ द कंपनी एट लो प्राइस. और कंपनी के जो भी गुड्स वगैरह थे वो बहुत लो प्राइस पर होने लगे थे. और द आर्टिस्टियन प्रोडक्शन वॉज डिक्लाइन. आर्टिशियन जो थे वो कोई भी प्रोडक्शंस नहीं कर पा रहे थे. एग्रीकल्चर जो थे, कल्टीवेशंस जो थी, वो भी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी. तो 1770 के अंदर जो 10 million पीपल इन बंगाल डाइड. 10 million पीपल जो हैं, बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गया था, जिससे कि 1770 के अंदर 10 million पीपल्स की डेथ हो चुकी थी. अबाउट द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. मीन्स बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन जो थी उससे उनकी डेथ हो चुकी थी. इतना जो वहाँ पर इतना बुरा
फेमाइन आया था, टेरिबल फेमाइन, जिससे कि 1770 में 10 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई थी, क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं हो पा रहा था, कोई भी किसी तरीके से वहाँ पर वर्कआउट नहीं हो रहा था, कोई आर्टिस्ट वर्क नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भूखमरी आ चुकी थी। यस, नेक्स्ट वन इज़ द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भुखमरी आ गई थी, तो अब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि उनको एग्रीकल्चर वर्क जो है उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक वाज रियून्स, क्योंकि सारी इकोनॉमिक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, तो कंपनी को सारे के सारे रिवेन्यू इनकम्स कहाँ से होगा। द कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील, कंपनी ने सोचा कि हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट शो करना पड़ेगा, जिससे कि हम यहाँ के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर उन्होंने फिर परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था। तो परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, किसने इसको स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? इनको स्टार्ट किया था तुगलक, और जो ज़मींदार होते थे उनको बोला गया था कि आप लोग जो है इसको रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, वो जितना भी पीजेंट्स होंगे उनसे वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को पे करेंगे। द अमाउंट टू बी पेड, और जो अमाउंट पे किया जाएगा वो बिल्कुल फिक्स होगा। इट वॉज नॉट बी इंक्रीज, जिसको फ्यूचर के अंदर कभी भी इंक्रीज नहीं किया जाएगा। और एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू, और ये एक तरीके से रेगुलर रिवेन्यू चलता रहेगा एक फिक्स अमाउंट के अंदर। लेकिन जो कोई भी ज़मींदार जो थे वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी इससे अनकरेज नहीं हो रहा था। ज़मींदार नो इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो रिवेन्यू जो उन्होंने अमाउंट रखा था वो रिवेन्यू की अमाउंट ही बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसको कि पे करना इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप रिवेन्यू पे नहीं करेंगे तो उनकी कुछ जो लैंड होगी वो कोलैप्स कर ली जाएगी। इस वजह से कोई भी उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। जमींदार वुड बेनिफिट्स फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, तो जमींदार भी क्या कर रहे थे कि वो सिर्फ अपना रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, लैंड में किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। फिर परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया गया था अपनी उनकी लैंड को इंक्रीज़ करने के लिए, लैंड में एग्रीकल्चर वर्क को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो कोई भी किसी भी तरीके से अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आई, द प्रॉब्लम परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड, उन्होंने जल्दी डिस्कवर्ड किया कि जो जमींदार थे नॉट इन्वेस्ट इम्प्रूविंग, वो किसी भी तरीके से अपने लैंड को इम्प्रूव करने के अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। और रिवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड, रिवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था, तो फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे एनीवन हु फेल्ड, जो रिवेन्यू पे करने में अपना फेल हो जाता था, ही लॉस्ट हिज जमींदारी। इस वजह से कोई भी उसके अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। बाय द फर्स्ट डिके ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज, 19th सेंचुरी के अंदर सिचुएशंस चेंज हो गई। जो मार्केट था वो मार्केट के प्राइसेस थोड़े हाई होने लगे, तो कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, दिस मींट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदारी बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस नॉट इंक्रीज द रिवेन्यू और डिमांड। लेकिन कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो तो अपना रिवेन्यू पहले उन्होंने फिक्स कर दिया था। इवन देन जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट, और जमींदार जो है अभी भी किसी तरीके से अपने लैंड को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर, और कुछ लोग इसी सेटलमेंट के अंदर अपना लैंड पहले ही कोलैप्स कर चुके थे। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, द रेंट पेड, जो रेंट पेड करना था ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा हाई था, एंड द राइट ऑन द लैंड वॉज द इनसिक्योर, उसके बाद भी उनकी लैंड जो है वो इनसिक्योर थी, क्योंकि अगर वो कभी जो लैंड उनकी है उसके ऊपर भी पे भी उन्हीं को करना पड़ रहा है, और अगर एक बार वो पे नहीं कर पाएंगे तो वो लैंड उनसे छीन ली जाएगी। इस वजह से इसके अंदर जो परमानेंट सेटलमेंट था किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये फेल हो गया। नेक्स्ट आया अ न्यू सिस्टम डिवाइज्ड बाय द 19th सेंचुरी जो चेंज्ड अगेन, कंपनी ने रिवेन्यू के अंदर कुछ चेंजेस किए। और इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, जो का है उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंग्लिश मैन हैं उनको बोला जाता था हॉल्ट मैगजीन, डिवाइज्ड द न्यू सिस्टम, उन्होंने एक न्यू सिस्टम बनाया 1822 के अंदर, नीडी टू बी प्रिजर्व्ड। और इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, विलेजेस हैं, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन
उनके डायरेक्शन के अंदर जो कलेक्टर्स थे वो विलेज टू विलेज जाते थे, उनको इंस्पेक्ट करते थे, उनकी लैंड को मेज़र करते थे और रिकॉर्ड बना कर रखते थे कि वहाँ का कस्टम, वहाँ के राइट्स क्या हैं, और उसके डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इनको सारा रिकॉर्ड रखते थे। द एस्टिमेटेड रिवेन्यू, और उसके अकॉर्डिंग उनके प्लॉट के ईच प्लॉट के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनका रिवेन्यू जो है सेटअप किया जाता था। रिवेन्यू दैट ईच विलेज, हर विलेज को महल बोला जाता था कि हर विलेज का अपना अलग अलग जो है रिवेन्यू होगा और वो उनको पे करना होगा, और वो उनके हर विलेज की कितनी लैंड है, किस एग्रीकल्चर कितना है, उसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू सेट किया गया था। दिस इमेंट वाज टू बी रिवाइज्ड, और इसको पीरियोडिकली जो है रिमाइंड बार बार चेंज होता रहेगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। और इसको क्या कहा गया, क्योंकि ये महल से था, महल मीन्स विलेज, तो इसको हम नॉन एज द महलवारी सेटलमेंट, इसको हम महलवारी सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो था, क्योंकि वो ज़मींदार कलेक्ट करते थे, जो परमानेंट सेटलमेंट था तो उसको हम ज़मींदारी से सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज म्यूनरो सिस्टम आया द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ, देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द idea of the permanent settlement. New system that was devised came to known as the रेओत। न्यू सिस्टम को किस नाम से जाना गया, रेओतवारी सिस्टम के नाम से। इट वॉज ट्राई टू स्मॉल स्केल के ऊपर स्टार्ट किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। इन सम ऑफ द एरिया दैट वाज द टेकन ओवर द कंपनी, कुछ एरिया जो है टिप्पू सुल्तान की के साथ वॉर के बाद कुछ एरिया जो उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया था सब्सिक्वेंटली, और बाद में इसको इसी तरीके से थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था सिस्टम को, ग्रेजुअली एक्सटेंडेड, उसको आगे बढ़ाया था साउथ इंडिया के अंदर। तो रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदारी, उन्होंने देखा कि वहाँ किसी तरीके से ट्रेडिशनल जमींदारी नहीं थी, और द सेटलमेंट दैट दे आर्ग्यूड, जो सेटलमेंट किया गया था डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, तो उन्होंने उसको डायरेक्टली, कल्टिवेटर्स कौन होते हैं, उन्होंने उसको रेओस उस टाइम पर बोला जाता था, कल्टिवेटर्स को, जो अपने उस लैंड के ऊपर वर्कआउट करते थे, काम करते थे। तो उन्होंने उस सेटलमेंट को डायरेक्ट रेओस के साथ इससे कर लिया कि डायरेक्ट रेओस से ही आप उन जो जनरेशन बाय जनरेशन लैंड के ऊपर वर्क करते हैं दैट आर रेओस, तो उन्होंने रेओस से ही डायरेक्ट अपना जो सेटलमेंट स्टार्ट कर दी थी। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्व्ड before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should as be partial father figure potential of the reos under the charges. उन्होंने बोला कि जो रेओस हैं डायरेक्ट उन्हीं से चार्जेस लिया जाए, क्योंकि वो पैटर्नल फादर्स जो थे वो अपने आप को उनको मानते थे कि सारा वर्कआउट वही करते हैं, तो मेनली लैंड के ऑनर्स उन्हीं को मानकर उन्होंने डायरेक्ट उन्हीं से अपना सारा रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। But always not well. Within a few years after the new settlement के बाद, कुछ सालों बाद ही न्यू imposed, it was clear, ये क्लियर हो गया कि ये सब कुछ जो है ठीक नहीं चल रहा है। ड्राइवन बाय द डिज़ायर्स टू इंक्रीज, उनकी डिज़ायर जो है वो बढ़ती जा रही है, इनकम, लैंड की इनकम को लेकर के रिवेन्यू जो है ऑफिशियल्स ही उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड peasants were unable to pay reos field the countrysides and villages became डिसहार्टेड इन मैनी रीजन्स, विलेजेस जो थे वो भी सब छोड़ के जा रहे थे, रेओस जो थे वो भी फेल हो रहे थे इतना सारा पे करने के लिए। तो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन दैट द न्यू सिस्टम, तो उन्होंने सोचा कि हमें एक न्यू सिस्टम जो है वो फार्मर्स के लिए लेकर आना चाहिए, जिससे कि अंदर रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर, जिसमें फार्मर्स के ऊपर वर्कआउट किया जाए, बट दिस इट नॉट हैपन, लेकिन ये हो नहीं सका। तो दिस मच फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई होप you enjoy your chapter. If you have any type of problem, you can contact with us anytime. Okay students, okay, have a nice day, stay safe, stay home. Thank you.